ये जो है ये जो न्यूज है वो किससे रिलेटेड है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक मतलब क्या होता है? टर्मरिक मतलब हल्दी, है ना? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड से रिलेटेड ये हमारा न्यूज है, इसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है ना? सो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए, है ना? क्या बनाया जाए? नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए, ठीक है? अब देखो एनटीबी, एनटीबी शॉर्ट में लिखे हैं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड को ही शॉर्ट में एनटीबी लिखा गया है। तो एनटीबी है क्या बेसिकली? सो जो एनटीबी है दैट इज ए डेडिकेटेड बॉडी टू प्रमोट टर्मरिक कल्टीवेशन, है ना? टर्मरिक का कल्टीवेशन, हल्दी कैसे अच्छे तरीके से उपजाया जा सके, है ना? उसका कल्टीवेशन और बेटर कैसे करा जा सके, है ना? उसको कैसे प्रमोट करें, है ना? रिसर्च से रिलेटेड एंड उसके एक्सपोर्ट के प्रमोशन से रिलेटेड चीजों को, है ना, चीजों को अच्छे तरीके से करने के लिए हमने क्या बनाया है? हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया है, ताकि जो हल्दी का प्रोडक्शन है, उसका कल्टीवेशन, उसको क्या कर सके, उसको हम और ज्यादा बढ़ा सके, है ना? और ज्यादा R&D करके, रिसर्च रिसर्च करके उसको, उसकी जो क्वालिटी है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके, है ना? उसकी जो एक्सपोर्ट है उसको और ज्यादा बढ़ा सके, ठीक है? इसके लिए हमने क्या बनाया है? इसके लिए हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया है। और ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है उसका उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये जो बनाया गया उसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही सब सवाल आएगा, सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि बताओ ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है उसका उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मतलब क्या? मुख्यालय। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हेडक्वार्टर इसका निजामाबाद में है, जो कि कहाँ, विच स्टेट में? तो ये है तेलंगाना स्टेट में, ठीक है? तेलंगाना स्टेट में है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है? ये जो एनटीबी बना है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है, इसके पहले चेयरमैन कौन होंगे? इसके जो पहले चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी, है ना? पहले गंगा रेड्डी इनका नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये पहले हैं, है ना? तो पहला वाला इंपॉर्टेंट होता है यार, पहला पहला इंपॉर्टेंट, है ना? पहला पहला इंपॉर्टेंट। तो पहला चेयरमैन कौन है? पहला चेयरमैन हो गया पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है ना? ये नाम है इसका। एंड ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग है ना? ये कौन से मिनिस्ट्री में आएगी? ये जो मिनिस्ट्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको शॉर्ट में मोसी कहते हैं, है ना? मोसी कहते हैं, मौसी नहीं, मतलब मोसी, मोसी है, ठीक है? वो वाली मौसी नहीं, ठीक है? तो ये जो आपका एनटीबी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है? ये सब चीजें हमने यहाँ पे शेयर किया, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख सकते हो, है ना, इस फोटो में। एंड इसमें देखिए कुछ चीज है, तो द बे एड क्या है? बे एड क्या है इसमें देखिए? बूस्टिंग बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ अबाउट 30 वेराइटीज ग्रोन ओवर 20 स्टेट। इंडिया में सोचो, सोचो हल्दी की कितनी वेराइटीज हैं यार इंडिया में? इट इज अराउंड 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक, है ना? हमारे यहाँ कितने? 30 वेराइटीज हैं। उसको क्या करना है? उसको और बूस्ट करना है, उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, ठीक है? ये चीज हो गया। एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन एंड स्किलिंग टर्मरिक ग्रोवर्स, ठीक है? ये सब जो भी टर्मरिक ग्रोवर्स है उनको और स्किल अप करना है, ठीक है? उनको नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको वो चीज एक्सेस करवाना है, ताकि हमारा जो टर्मरिक का प्रोडक्शन है उसका उसको हम और अच्छे तरीके से करा सके, ठीक है ना? एंड इंक्रीज कंजम्पशन ग्लोबली एंड ग्रो आवर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम 62% नाउ, है ना? सो राइट नाउ वी आर, है ना, राइट नाउ we are we are exporting how much? So right now our share is around 62%, है ना? right now our share is around 62% ग्लोबली, है ना? हम लोग कितना कर रहे हैं? लगभग 62%। और अभी इसका टारगेट क्या है? इसको हम लोग को और ऊपर बढ़ाना है ना? इसको हम लोग और ऊपर बढ़ाना है। ये जो आपको मैप दिख रहा है ना, ये जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में आप देख सकते हो, है ना? ये जो मैप है वो किसका है? ये मैप है टर्मरिक प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है उसको इस मैप में दिखाया गया है ना? उसको इस मैप में दिखाया गया है कि जो टर्मरिक का प्रोडक्शन है वो, है ना, कहाँ कहाँ पे होता है इंडिया में, तो देख सकते हैं। इस मैप को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि देखो, मेघालय हो गया, है ना? फिर आपका अरुणाचल हो गया, आपके स्टेट में भी टर्मरिक टर्मरिक है ना, टर्मरिक का काफी अच्छा कल्टीवेशन किया जाता है। और यहाँ पे जो उसकी वेराइटीज है उसके भी नाम दिए हुए हैं, ठीक है? तो एक बार देखिएगा, बिहार हो गया, हमारे यहाँ पे भी होता है, ठीक है? हमारे यहाँ पे भी होता है। बट देखो अब इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, वेराइटीज के टाइप्स है, तो वो तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल टाइप्स ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ टर्मरिक, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमें क्या करना है? हमें बस एक बार देख लेना आइडिया कि अच्छा किस जोन में होता है। अब देखो, एक बार आप देखना, ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये नॉर्थ नॉर्दर्न इंडिया का पूरा जोन देखो, ये आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना, है ना? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जो हिमालयन रीजन है ना, हिमालयन और जो डेजर्ट वाला रीजन है उस एरिया में क्या है? उस एरिया में आपका टर्मरिक कल्टीवेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? वहां पे टर्मरिक कल्टीवेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो इससे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा हम अंदाजा यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? ये देखो, ये आपका कोस्टल रीजन हो गया, ठीक है?
फिर आपका ये वाला रीजन हो गया, ये सब रीजन अभी ब्लैंक है, ठीक है ना। तो अगर एक रफली आपसे आइडिया पूछा जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस एरिया में है वो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किस एरिया में प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा टर्मरिक से रिलेटेड न्यूज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। सो मेनी टाइम यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस दिस कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे यहाँ क्या होने वाला है, हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है, मतलब क्या, एक देश एक चुनाव। राइट नाउ अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है ये कि लोकसभा का अलग चुनाव होता है भाई, सारे स्टेट्स के असेंबली चुनाव अलग होते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जितने भी नेता लोग हैं, है ना, सब कहाँ बिजी रहते हैं, सब के सब बिजी रहते हैं चुनाव करने में, है ना, प्रचार करने में, चुनाव का ही प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, क्योंकि स्टेट में चुनाव होता है तो जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, अपने स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के लिए कैंपेन करने आ जाते हैं, स्टार कैंपेनर बन करके आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम हो रहा होता है, गवर्नेंस जो है वो सबके सब क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, वो सब के सब बिजी हो जाते हैं किसमें, इलेक्शन करवाने में, इलेक्शन के प्रचार प्रसार करने में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए विक्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है उस समय पे, है ना। तो विक्ट्री गेट्स मोर इम्पोर्टेंट देन देन गवर्नेंस, है ना। कब, जब चुनाव करना होता है, क्योंकि उनको लगता है भाई सरकार में पहले बने रहेंगे तभी तो सरकार चला पाएंगे, है ना, ये चीज हो जाती है। तो इसको ऐसा सोचा गया कि उस चीज को कैसे कम किया जाए, है ना, उसी के लिए एक नया ये जो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब क्या, एक ही साथ चुनाव करा दो, लोकसभा का भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, और जो भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है सबको सब क्या करो, एक ही झटके में निपटा दो, है ना, एक ही में तीनों को निपटा दो, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए, है ना, कि बार बार चुनाव कराना है। उसी को कहते हैं वन वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। सो बेसिकली इट इज प्रपोजल टू होल्ड लोकसभा इलेक्शन, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, है ना, लोकसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन एंड लोकल बॉडी इलेक्शन साइमल्टेनियसली मतलब क्या, साथ साथ, एक साथ हमें क्या करना है, एक साथ हम लोकसभा का भी चुनाव करा देंगे, एक ही साथ हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चुनाव करा देंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, लगे हाथ जो लोकल बॉडी है उसका भी चुनाव करा देंगे, है ना। और कहा, पूरे कंट्री में, अक्रॉस इंडिया, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। तो इसी को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं कि भाई ऐसा क्यों क्यों करने का जरूरत पड़ गया, है ना। आखिर इतने दिन से तो सब चल ही रहा है, लेकिन ऐसा क्यों जरूरत क्यों पड़ गया वन नेशन वन इलेक्शन का। तो इसके पीछे का कारण देख लीजिए। तो पहला कारण है क्या, कि रिड्यूस फ्रीक्वेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्योंकि चुनाव बार बार होता है तो हर बार पैसा का खर्च बहुत होता है ना। अब जितना भी खर्चा होना हो एक ही बार कर दो, है ना, एक ही बार सारा खर्चा कर दो, पैसा जितना भी करना है आपको, क्यों बार बार पैसा खर्चा करते हो। तो उससे बचने के लिए जो भी इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने लोकसभा के टाइम में खर्चा करती है, फिर वही पार्टी जब स्टेट में चुनाव लड़ने जाती है तो वहां पे भी पैसा खर्चा करती है। तो टू टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम करने में मदद मिलेगी जब आप एक ही बार चुनाव करोगे, क्योंकि एक ही बार वो स्टेट के लिए भी प्रचार कर देगा और उसी कैंपेन में वो सेंट्रल अपने लोकसभा के लिए भी प्रचार कर देगा। उसके अलावा क्या फायदा होगा, है ना, तो इट इट विल मिनिमाइज डिसरप्शन टू द गवर्नेंस, है ना, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है, जो मिनिस्टर्स बिजी हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन द स्टेट इलेक्शन कैंपेन्स, है ना। तो आप देखे ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहुंच जाते हैं चुनाव के रैलियों में, ठीक है ना। तो उस तरीके का डिसरप्शन ना हो गवर्नेंस में, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव वोटर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, है ना। तो वोटर का जो पार्टिसिपेशन है उसको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखो अगर सपोज करो, है ना, सपोज कि आप कहीं दूर रहते हो, है ना, आप सपोज आप अरुणाचल के हो, है ना, आप दिल्ली में रहते हो, अब आपको चुनाव में वोट देने आना है ना, तो कहेगा कि एक बार तो तब तो आप आ जाओगे, लेकिन अगर हर 2-4 महीने पे या हर दूसरे साल अगर बोलेगा कि वोट के टाइम में आ जाओ, तो आपको भी आने में परेशानी होगी। तो अगर एक बार चुनाव होगा तो लोग ज्यादा वहां पे जाना पसंद करेंगे, है ना, ताकि चलो एक ही बार तो जाना है ना, एक ही 5 साल में एक ही बार तो जाना है, आराम से देके वोट वोट अपना काम करके वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली चीज है, वो आपका ये है ना, वो याद रखने वाली चीज ये है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ना, क्या बनाई गई, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसके जिसके जो चेयरमैन है वो कौन है, उसकी जो चेयरमैन है वो है आपकी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, है ना, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, है ना। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है
कि अगर आपसे पूछा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, है ना, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमिटी बनाई गई है, एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है ना, जिसका दायित्व है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो इनपुट्स देगा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो वो जो कमिटी बनी है, उस कमिटी का चेयरमैन है वो कौन है, वो जो कमिटी है वो किनके अंडर में बनाई गई है, वो कमिटी है वो हमारे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंतर्गत में, है ना, उन्हीं की लीडरशिप में वो कमिटी बनाई गई है। ठीक है, तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, जो कमिटी बनाई गई है, उस कमिटी का नाम क्या है, उस कमिटी के जो उस कमिटी को हेड कौन कर रहे हैं, उस कमिटी को जो लीड कर रहे हैं, उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है वो आता है, तो उसका जो टारगेट इम्प्लीमेंटेशन है, उसका ईयर कौन सा है, तो 2029 तक क्या है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना, 2029 तक उसको इम्प्लीमेंट करने का टारगेट रखा गया है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा कि क्या ये पहली बार हो रही है क्या, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, क्या वो पहली बार हो रही है, तो नहीं, इसके पहले भी साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले भी हो चुका है ना। वो कब हुआ है, तो उसके कुछ इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि 1951-2 में हुआ था, एक ही साथ चुनाव हो गया था, है ना, क्योंकि उस समय पे हम तुरंत रिपब्लिक ही बने थे, है ना, तो पहला चुनाव चुनाव था, तो हर चीज में पहला ही चुनाव रहेगा, है ना, तो वो हो गया। फिर 1957 1962 तक ये चीजें कंटिन्यू चली, एंड उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद फिर ये जो है इसमें डिसरप्शन आते चला गया। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था, वो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड था। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर इसे यहाँ तक कुछ आपको पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, गिव से थम्स अप अगर आपको समझ में आ रहा है तो। हेमसू, व्हाट अबाउट यू, आर यू गेटिंग, और आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास है टॉपिक, वो है जे जी मो एक सेकंड, अगला जो है वो है हमारा जी मोर टनल से रिलेटेड, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो है जी मोर टनल। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी, है ना, एक टनल का इनॉग्रेशन किए हैं, एक टनल का इनॉग्रेशन किए हैं, जिस टनल का नाम क्या है, जी मोर टनल, है ना, जी मोर टनल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टनल है, ये टनल है क्या बनाया गया, ये टनल है कहाँ बनाया गया है, जो टनल है वो बनाया गया है ना, आपके कश्मीर में, है ना, कहाँ बनाया गया है, कश्मीर में बनाया गया। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चल रहा ना कश्मीर में, वहीं पे इसको बनाया गया। इस टनल का नाम क्या है, इस टनल का नाम है जी मोर टनल। ठीक है, तो पहली बात, क्वेश्चन आ क्या सकता है, सीधा सीधा कुछ नहीं, क्वेश्चन में इतना पूछा जा सकता है कि जो जी मोर टनल है वो कहाँ पे है ना। ऑप्शन दे देगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन दे देगा उत्तराखंड, ऑप्शन में दे देगा जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, तो आपको क्या मारना है, आपको मारना है कश्मीर। ठीक है, तो ये जो टनल है कहाँ पे बना है, ये टनल है वो कश्मीर में बना है। ठीक है, इस ये देखो, ये जो इमेज है, ये टनल का इमेज है। ठीक है ना, ये टनल है, ये टनल है, इस तरीके से ऐसे, है ना, पहाड़ों को काट करके टनल बनाया गया है। ठीक है, और ये जो टनल है इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 6.4 किलोमीटर, है ना, लगभग लगभग 6.5 किलोमीटर का एक टनल बनाया गया है ना, एक टनल बनाया गया है, कितना, लगभग लगभग 6.5 किलोमीटर का एक टनल बनाया गया है ना, 6.5 किलोमीटर का क्या बनाया गया है, टनल बनाया गया है। और जो टनल है वो कनेक्ट कर रहा है बेसिकली किसको, ये जो टनल है वो कनेक्ट कर रहा है सोनमर्ग, है ना, सोनमर्ग को कनेक्ट कर रहा है कंगन टाउन से, है ना। तो ये टाउन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम इसका ध्यान में रखिएगा। ये जो है टनल वो कनेक्ट कर रहा है सोनमर्ग को कंगन टाउन से कनेक्ट कर रहा है, सोनमर्ग को कनेक्ट कर रहा है कंगन टाउन से। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये आपका जो है गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट, है ना, गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, वहां पे ये जो टनल है। ठीक है, अच्छा, इस टनल को बनाने से क्या फायदा होगा, है ना, ये जो टनल होगा उससे क्या मिलेगा, तो दैट टनल विल प्रोवाइड, है ना, ईयर राउंड एक्सेस, है ना। ईयर राउंड एक्सेस का मतलब क्या हुआ, ईयर राउंड एक्सेस का मतलब हो गया कि पूरे साल, है ना, ईयर राउंड मतलब पूरे साल आपको एक्सेस देगा। ठंड, उसको वेदर से कोई मतलब नहीं है ना, वेदर कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, पूरे साल आपको क्या देगा, पूरे साल आपको ये जो टनल है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, है ना। और जो टनल है उसके बनने से फायदा होगा किसको किसको, फायदा होगा टूरिस्ट को, है ना, जो भी लोग टूरिज्म के लिए वहां पे जाएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम देम, जो मिलिट्री मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं उसको भी करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। जो भी मैन मटेरियल लॉजिस्टिक्स वगैरह का सप्लाई है उसको करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, सपोज कीजिए ये टनल नहीं रहता तो कैसे जाते इस पार से उस पार, है ना, पहाड़
पहाड़ को पार करके तो टफ था, ठीक है ना। सो इसलिए ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि जो जे मोर टनल है वो है कहाँ पे, वो चीज ध्यान में रखिएगा, और इसकी जो लेंथ है वो भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, कई बार एग्जाम में लेंथ वगैरह भी पूछ लिया जाता है। अगला है वो है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब, है ना। अगला जो न्यूज है वो क्या है, वो है आपका इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया गया है, उससे रिलेटेड न्यूज है। तो इसके बारे में देखिए, तो जो इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो कहाँ बनाया गया है ना, वो देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो होता क्या है बेसिकली, है ना। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन हब होता है, एक सेकंड, जो ग्रीन हाइड्रोजन हब होता है ना, वो क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड, है ना, फैसिलिटी है, क्या एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी है और एक सेंट्रलाइज रीजन है, जहां पे क्या होता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, ग्रीन हाइड्रोजन है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब कहेंगे किसको, एक वैसी जगह, एक वैसे सेंट्रलाइज रीजन जहां पे क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन करने के बाद उसको स्टोर किया जाता है, और स्टोरेज करने के बाद क्या होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे, बाई यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हर चीज ग्रीन है, क्या है, हर चीज ग्रीन है, कोई भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का बर्निंग नहीं हो रहा है, सब के सब कैसे हैं, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, जिसको हम लोग ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि क्या हो गया आपका, सोलर हो गया, है ना, और विंड एनर्जी हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, तो बेसिकली जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, कैसे बनते हैं, सो ग्रीन हाइड्रोजन दैट प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स में अगर पूछा जाएगा तो आपसे करंट अफेयर्स में ये पूछा जाएगा कि इंडिया की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब है ना, इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब है, उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है ना, उसको इंडिया में कहाँ पे लॉन्च करा गया है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। और वो जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है पुदी मोदका, है ना, पुदी मोदका, पुदी मोदका, जो कि अनक, है ना, अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश है, ठीक है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है ना, वो उसको कहाँ पे बनाया गया है, उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है पुदी मोदका, है ना, पुदी मोदका जगह है ना, इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, है ना, इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1500 टन पर डे ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ से ये निकालेगा, है ना। कितना प्रोडक्शन करेगा, 1500 टन्स पर डे ग्रीन हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ग्रीन हाइड्रोजन हब। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ, ये है इंडिया को मदद करेगा, जो इंडिया ने टारगेट लिया है कि हमें हमें 2070 तक क्या हो जाना है, हमें 2070 तक हमें क्या हो जाना है, हमें 2070 तक नेट जीरो हो जाना है। नेट जीरो मतलब क्या होता है, नेट जीरो का मतलब क्या होगा, जितना हम लोग कार्बन इमिट कर रहे हैं, है ना, जितना हम लोग कार्बन को इमिट कर रहे हैं, है ना, उतना ही हम लोग कार्बन को रिड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जीरो, मान लो आपका इमिशन कितना है, इमिशन कितना है 50%, और उसको रिमिस, आप उसको रिमिट कितना करते हो 50%, यानी कितना, जीरो हो गया ना, 50 - 50, 50 - 50 मतलब कितना होगा, जीरो। देखो नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग कार्बन बिल्कुल ही इमिट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग, हमारा ये टारगेट होगा कि जितना हम इमिट करेंगे उतना ही हम क्या कर लें, उतना ही हम कार्बन को सेक्वेस्ट्रेट भी कर ले, जिसको कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब हम जितना कार्बन इमिट किए उतना ही कार्बन को हम वापस से क्या कर लिए, उसको खत्म भी कर दिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन भी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो नेट जीरो हमारा होने का लक्ष्य कब तक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक, कब तक, 2070 तक हम क्या हो जाएंगे, 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। मतलब हम जितना जितना कार्बन इमिट करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही ज्यादा हम कार्बन है ना को जो इमिशन होगा उसको कम भी करेंगे, ठीक है। ये चीज बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इम्पोहर, है ना, इम्पोहर बीच, EMPOW, है ना। ऐसे तो इम्पावर जैसा लग रहा है ना, EMPOW, ER होता है इम्पावर, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में एक वर्ड जुड़ा हुआ है H, है ना, बीच में क्या है वर्ड, एक है H, और इसको मिला करके क्या होगा, HER। सो इम्पोहर हो गया, है ना, इम्पोहर बीच। तो ये इम्पोहर बीच क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। इम्पोहर बीच, जिसको सपनों की उड़ान भी कहते हैं, ना, जिसको सपनों की उड़ान भी कहा जाता है। एंड बेसिकली क्या है, एक स्कीम है ना, ये क्या है, एक स्कीम है बेसिकली, है ना।
एक स्कीम है ना, जो किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, जिसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने, है ना, जिसको किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है ना। और नीति आयोग का एक प्रोग्राम है ना, नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म। विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म है इसका नाम, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म इसका नाम है, WEP शॉर्ट में बोलते हैं। ये किसका है, ये प्लेटफॉर्म किसका है, नीति आयोग का ही प्लेटफॉर्म है, जिसने क्या लॉन्च करा है, जिसने लॉन्च किया है इम्पो हर बीज, है ना, इम्पो हर बीज, जैसे सपनों की उड़ान भी कहते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा जानिए, ये जो है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर, है ना, जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या करेगा, उनको एम्पावर करेगा, उनको शक्ति प्रोवाइड करेगा, है ना, उनको सशक्त बनाएगा, है ना, उनको क्या करेगा, उनको एम्पावर करेगा, मतलब क्या, उनको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो सब प्रोवाइड करेगा, है ना, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, है ना, जितने भी चीजें चाहिए होगा वो सब उसको फैसिलिटेट करेगा, अच्छे तरीके से स्किल देगा, ताकि वो एंटरप्रेन्योर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके, है ना। तो ये चीज हो गया। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग देम एसेंशियल स्किल्स एंड रिसोर्सेज, है ना, बाय प्रोवाइडिंग देम एसेंशियल स्किल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है इनिशिएटिव किसका है, तो ये जो इनिशिएटिव है किसका है, वो नीति आयोग का इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ईशान, है ना, अगला क्या है, अगला है प्रोजेक्ट ईशान। प्रोजेक्ट ईशान किससे रिलेटेड है, तो जो प्रोजेक्ट ईशान है ना, प्रोजेक्ट ईशान है, उसको उसको किसने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया है ना, यूनियन गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, और कहाँ पे, ये इसको लॉन्च किया गया है नागपुर में। ठीक है, जो प्रोजेक्ट किसान है उसको कहाँ लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है नागपुर में, है ना। नागपुर कौन से स्टेट में है, ये आपका इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इसको यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके पीछे आइडिया क्या है, इसका आइडिया है वन नेशन वन एयर स्पेस, है ना, वन नेशन वन एयर स्पेस इसका मेन आइडिया है। और ये जो ईशान है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, है ना। ईशान का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि कहाँ पे लॉन्च करा गया है, लॉन्च किया गया है नागपुर में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि एक सिंगल एयरबेस बनाने की कोशिश की गई है, और जो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग जो फ्लाइट रीजन थे ना, उसको क्या किया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया, है ना। तो बेसिकली जो चार चार मेजर, है ना, चार मेजर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन थे, है ना, इंडिया में जो चार मेजर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन थे उसको क्या किया गया, उसको मर्ज कर दिया गया एक में। और वो चार कौन कौन थे, उसमें से पहला था दिल्ली का, है ना, दूसरा क्या है, दूसरा जो रीजन था, दूसरा जो रीजन था वो है आपका मुंबई का, है ना, दूसरा रीजन कहाँ का है, मुंबई का है। तीसरा रीजन है कोलकाता का, और चौथा है वो चेन्नई का रीजन है। इन सारों रीजन्स को, इन सारे रीजन्स को क्या किया गया है, इन सारे जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स थे इनको आपस में मर्ज करके और उनको एक जगह पे बना दिया गया है। वो कहाँ पे कर दिया गया है, नागपुर में कर दिया गया है। और उसको एक प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया है, और उस प्रोजेक्ट को क्या कहा गया है, उसी प्रोजेक्ट का नाम है ईशान, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये बेसिकली क्या है, ये इसके पीछे का जो आइडिया है प्रोजेक्ट ईशान का, वो है वन नेशन वन एयर स्पेस बनाने का मकसद है इसके पीछे का। ठीक है ना, और इसको कहाँ पे बनाया गया है, तो इसको नागपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज रिलेटेड टू PBD, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस। अगला हमारा जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, टू 2025। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, उसका अभी 18वां संस्करण हुआ है ना, 18th एडिशन हुआ है। एडिशन मतलब क्या, संस्करण। सो 18th हम लोग इसका 18th एडिशन अभी अभी बनाए हैं 2025 में। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का 18th एडिशन हमने अभी इसको सेलिब्रेट किया है। और इसको कहाँ पे किया है, इसको भुवनेश्वर में किया है ना, कहाँ पे, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ, है ना, ओडिशा। सो बेसिकली इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, है ना, ओडिशा स्टेट के भुवनेश्वर शहर में हमने इसको क्या किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और ये कब से कब तक है, तो जनवरी 8 से लेकर के जनवरी 10 तक, है ना। तो 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक ये जो है ये कार्यक्रम चला। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में समझ लेते हैं कि PVD है क्या, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस है क्या बेसिकली। सो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, है ना। जो भी इंडियन कम्युनिटी जो बाहर रहते हैं ना, ओवरसीज जो इंडियन है, OCI जिनको बोलते हैं, उनके जो योगदान है भारत के डेवलपमेंट में, है ना, उनका जो योगदान है भारत के प्रोग्रेस में, उनके डेवलपमेंट में, उसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक डेट को उसको मनाते हैं। वो डेट कौन सा है, वो डेट है 9 जनवरी
है ना, 9 जनवरी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रत्येक डे, है ना, प्रत्येक साल हम उसको ईबीडी, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना, प्रत्येक साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब अगला जो यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली बात है कि 9 जनवरी को ही हमने क्यों रखा, है ना, 9 जनवरी का ही डेट हमने क्यों रखा, तो ऐसा हमने इसलिए रखा था क्योंकि 9 जनवरी को ही, है ना, 9 जनवरी को ही 1915 में, है ना, 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से, साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे अपने देश, है ना, तो वे क्या थे, प्रवासी भारतीय थे, वो 9 जनवरी को रिटर्न हुए थे, है ना, 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से वापस अपने कंट्री में, भारत में रिटर्न हुए थे, इसी डेट में, इसीलिए इसी डेट को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। और सबसे पहली बार हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए थे, सबसे पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग, है ना, 2003 में सेलिब्रेट किए थे, है ना, और कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड द ग्लोबल डायस्पोरा, है ना, जो भी इंडिया इंडिया का जो उसके ग्लोबल डायस्पोरा के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना, मतलब इंडिया का हमारा जो फॉरेन डायस्पोरा है उसके साथ हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड अभी की बात करें तो अभी रिसेंटली जो पीएम मोदी है ना, ही इनॉग्रेटेड द कन्वेंशन विद प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबागो, ट्रिनिडैड एंड टोबागो के प्रेसिडेंट के साथ, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अभी एक कन्वेंशन किया था, ठीक है, और उसको वर्चुअली उन्होंने किया था। सो अभी जो ट्रिनिडैड एंड टोबागो जो कंट्री है, इसके इसके कौन है, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है सीसी कंगालो, सीसी कंगालो इनका नाम है, ठीक है ना, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। अगला है वो है भारत पोल पोर्टल, है ना, अगला जो हमारा न्यूज है ना, अगला जो हमारा न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू भारत पोल पोर्टल, है ना, भारत पोल, जैसे इंटरपोल होता है ना, वैसे क्या है भारत पोल। इंटरपोल आपने सुना होगा, इंटरपोल, इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पुलिस, है ना, उसी तरीके से हमारा क्या है, उसी तरीके से हमारा क्या है, उसी तरीके से हमारा है भारत, भारत पुलिस पोर्टल बनाया गया है, ठीक है ना, भारत पुलिस पोर्टल बनाया गया है, जिसको लॉन्च किया है किसने, जिसको लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री, है ना, अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, जो अमित शाह है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, भारत पोल पोर्टल, ठीक है। और ये क्या है, सो इट मार्क्स एडवांसमेंट इन द इंडिया लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है, इंडिया का जो भी लॉ एनफोर्समेंट में जो कैपेबिलिटी जो भी कैपेबिलिटीज है उसको क्या करना है, उसको और इन्हांस करना है, ठीक है, उसको और एडवांस करना है, इसके लिए इसको बनाया गया है। और ये जो पोर्टल है ना, जो पोर्टल इसको बनाया किसने, इस पोर्टल को जो बनाया है वो कौन है, वो है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, है ना, जिसका नाम क्या है, सीबीआई, मतलब क्या हुआ, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसको डेवलप किया है, भारत पोल पोर्टल को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा, सीबीआई, सीबीआई ने क्या किया है, भारत पोल पोर्टल को, है ना, बनाया है, ठीक है। और इस पोर्टल में क्या होगा, इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, है ना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी इसके थ्रू, ठीक है ना, जितने भी स्टेट पुलिस होंगे और सेंट्रल एजेंसी हो गया, ठीक है, तो राज्य सरकार की पुलिस, जितने भी राज्य है सारे सरकार की पुलिस, है ना, उनको, और जो सेंट्रल एजेंसी है जैसे कि आपका सीबीआई हो गया, है ना, एनआईए हो गया, ठीक है, आरएडब्ल्यू रॉ हो गया, है ना, इन सब में आपस में क्या होगा, आपस में सामंजस्य बनाया जाएगा, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि जो लॉ एनफोर्समेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो हमारे कंट्री का, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं सीबीआई के बारे में, है ना, सीबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो सीबीआई जो बेसिकली है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये तो आपको पता ही होगा, सीबीआई क्या है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ठीक है, और जिसको जिसको कब एस्टेब्लिश करा गया था, 1963 में एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। और जो सीबीआई है वो ऑपरेट करता है अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के थ्रू, ये क्या है, ऑपरेट करता है, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था दैट इज रिलेटेड टू भारत पोल पोर्टल, इतना ध्यान में रखिएगा। अगला है इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, है ना, इंडिया का पहला जीरो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट
बना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसका शहर है वो इंपॉर्टेंट है, किस शहर में है, तो इंदौर जो है, इंदौर का इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है ना, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इंडिया का सबसे क्लीन शहर कौन है, सीधा सीधा आंख बंद करके इंदौर मारिए, है ना। इंदौर कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है, बहुत साफ सुथरा है। कभी अगर आप जाओगे तो वहां पे देखोगे बहुत साफ सुथरा है, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत वेल मैनर्ड है, कहीं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हैं, है ना, ये चीज है। एंड सो इंदौर फर्स्ट, इंदौर जो है वो फर्स्ट जीरो बेस्ड एयरपोर्ट है ना पूरे कंट्री का। इंदौर जो है क्या है, फर्स्ट जीरो बेस्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। और ये जो है ये किस बेसिस पे काम करता है, सो इट अडेयर्स फोर आर प्रिंसिपल, जो 4R का प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करता है। उसमें क्या हो गया आपका, हो गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिस्टोर, इस वाले ही प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है फर्स्ट बायो फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक, ठीक है ना। इट इज रिलेटेड टू डायबिटीज बायो बैंक, है ना, डायबिटीज बायो बैंक है। तो इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक एस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पे किया गया है उसके बारे में देखिए। तो इंडिया का जो सबसे पहला डायबिटीज बायो बैंक है वो बनाया गया है आपका कहाँ पे, चेन्नई में बनाया गया है, कहाँ पे, चेन्नई में बनाया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया गया है ICMR, है ना। ICMR क्या हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। ICMR ने MDRF के साथ मिलकर के, है ना, MDRF के साथ मिलकर के क्या बनाया है, MDRF के साथ मिलकर के जो डायबिटीज बायो बैंक है उसको एस्टेब्लिश किया गया। इसमें जो मेन मेन बॉडी है वो कौन है, मेन बॉडी है ICMR, जो कि MDRF के कोलेबोरेशन के साथ इसको बनाया गया है ना। और इसका जो मेन एम है ना, मेन एम है, जो इसका जो मुख्य लक्ष्य है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है टू एडवांस साइंटिफिक स्टडीज ऑन डायबिटीज, है ना। जो डायबिटीज की जो स्टडी है उसको और गहनता से करना है, उसको और साइंटिफिकली अच्छे तरीके से करना है, बहुत डीपली करना है। क्योंकि देखिए डायबिटीज है वो हमारे इंडिया को खाया जा रहा है, ठीक है ना। इंडिया राइट नाउ, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इंडिया इज कंसिडर्ड एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसलिए इसलिए डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है इंडिया को खाया जा रही है, बहुत तेजी से इंडिया को कमजोर कर रही है, ठीक है ना। सो मेनी पीपल आर डायबिटिक, ठीक है ना। आप भी देखते होंगे आसपास के लोग होंगे, बहुत ज्यादा डायबिटीज पेशेंट होंगे, और दिन प्रतिदिन इनकी जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। इसलिए इंडिया को पूरे वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। एंड राइट नाउ, है ना, राइट नाउ अराउंड अराउंड मोर देन 10 करोड़ पीपल, है ना, वो ऑलरेडी डायबिटीज पॉजिटिव, है ना। बहुत अराउंड 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अभी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। और अराउंड 13.6 करोड़, है ना, 13.6 करोड़ जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, वो अभी प्री डायबिटिक केसेस में है। मतलब क्या, उनके उसके सिम्टम है, अगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो वो भी क्या है, वो भी डायबिटीज पेशेंट भी हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डायबिटीज को बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया है, डायबिटीज बायो बैंक का एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो भी साइंटिफिक स्टडीज है उसको और स्ट्रेंथन करना है ना, उसको और एडवांस करना है, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से इसको समझ सके, और इस जो महामारी जैसा जो फैलते जा रहा है इसको हम लोग रोक सके, ठीक है। और इसका फोकस क्या है, तो फोकसिंग ऑन कॉज, है ना, वेरिएशंस एंड कॉम्प्लिकेशन, इस पे इसको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक, जो कि कहाँ में है, चेन्नई में है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा ना तो ये पूछ सकता है कि कहाँ में है वो, है ना, तो चेन्नई में है, चेन्नई, ठीक है, ये चीज। अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, है ना। ये क्या है, ये है आपके क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है ना। सो इट इज रिलेटेड टू क्लासिकल लैंग्वेज। तो देखिए अभी रिसेंटली क्या किया गया है ना, कि पांच पांच नए क्लासिकल लैंग्वेज बनाए गए, है ना। तो क्लासिकल लैंग्वेज में 5 न्यू लैंग्वेज को ऐड किया गया है। टोटल पहले से 6 लैंग्वेज थे, है ना, पहले से क्लासिकल लैंग्वेज में कितने थे, 6 लैंग्वेज थे, है ना। उसमें और 5 को जोड़ा गया। तो करेंटली कितने लैंग्वेज हो गए क्लासिकल लैंग्वेज, तो करेंटली टोटल टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गए, है ना। टोटल करेंटली 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 टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, है ना। पहले कौन से थे, पहले जो 6 थे उसमें से पहला था तमिल, है ना। दूसरा आपका तेलुगु, कन्नड़ा, है ना, फिर मलयालम, फिर संस्कृत, और छठवां कौन सा है, ओडिया, ठीक है। कई बार इसके डेट्स पूछ लेते हैं, है ना, कि सबसे पहले कौन ऐड हुआ था। तो देखो सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज बना था वो था आपका 2004 में तमिल, है ना, तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था इन 2004। उसके बाद तेलुगु को बनाया गया,
है ना। फिर देखो 8 में तेलुगु बना और कन्नड़ दोनों 2008 में बन गए, ठीक है। उसके बाद मलयालम बना 2013 में, और फिर संस्कृत बन गया 2005 में ही बना है, ठीक है ना। तो ये वाला पहले है, ठीक है ना। तो ये तमिल के बाद आपका संस्कृत बना है। और फिर 2014 में जो ओडिया था, ओडिया लैंग्वेज को भी, है ना, ओडिया जो कि उड़ीसा की लैंग्वेज है, ठीक है, उसको कंसिडर किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। ये टोटल 6 थे। अब यहाँ पे एक बार मैं पूछता हूँ आपसे, रीजन बताइए। जो तमिल है वो कहाँ का लैंग्वेज है? तो तमिलनाडु का लैंग्वेज है। तेलुगु आपका कहाँ का है? तेलुगु आपका जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रीजन है ना, इस रीजन में तेलुगु बोला जाता है। कन्नड़ आपका जो कर्नाटका वाला रीजन है वहां पे बोला जाता है। मलयालम आपका केरला का, है ना, केरला वाले रीजन में। और संस्कृत तो जानते हो इंडिया का एंशिएंट लैंग्वेज है ना, नॉर्दर्न इंडिया में लोग बोलते थे और सदर्न इंडिया में भी बोलते थे। और ओडिया आपका उड़ीसा का हो गया, है ना। ये सब वहाँ की लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली 5 और लैंग्वेजेस को स्टेटस दिया गया है, किसका? क्लासिकल लैंग्वेज का। वो 6 लैंग्वेज कौन कौन से हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है? जिसमें से आपका पहला हो गया मराठी, है ना, मराठी। दूसरा, है ना, पाली। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया पाली। तीसरा प्राकृत, चौथा असमी, और पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया बंगाली, ठीक है ना। तो ये पांचों के पांचों न्यू लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं। मराठी है वो कहाँ पे बोली जाती है? तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज है ना, महाराष्ट्र की। पाली और प्राकृत है ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड लैंग्वेजेज है ना, बिहार और यूपी से के क्षेत्रों में बोला जाता है ना। आसाम तो आसाम का हो गया, आसामी आसाम का हो गया, और बंगाली हो गया बंगाल, है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो टोटल करेंटली आज के डेट में टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज हो गए? टोटल आज के डेट में, है ना, टोटल आज के डेट में कितने हो गए? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, है ना। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया गया है। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया गया है, कहाँ में बनाया गया है? हरियाणा में बनाया गया है। हरियाणा का जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है ना, हरियाणा का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है भारत का पहला संविधान म्यूजियम, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया गया है इंडिया का पहला, कहाँ पे? सोनीपत इन हरियाणा, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो हमारा 75 ईयर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसको उसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है चारी दियो, है ना, चारी दियो मोइदमा, है ना, चारी दियो मोइदम्स, है ना, चारी दियो मोइदम्स। इसको आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बट ठीक है। चारी दियो मोइडम्स है, ठीक है ना। ये बेसिकली कहा, ये है आसाम में है ना, ये क्या है? आसाम में है। और ये है क्या? तो ये तरीके, ये ब्यूरियल साइट्स हैं, क्या है? ये ब्यूरियल साइट है। आप देखो, इसको आप फोटो में देख सकते हैं। यही क्या है? ये आपका है चारी दियो मोइडम्स, है ना, चारी दियो मोइडम्स है। ये क्या है? एक ब्यूरियल साइट है जिसको 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 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया है ना। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या किया गया है? इसको ऐड किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया है, जिसका नाम है क्या? चारी देव मोइदमा, है ना, ये चीज। और इसमें ये जो है इंडिया का ये क्या है? इंडिया का ये 43rd, है ना। इंडिया का कौन सा है? 43वां 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है ना। क्या है? ये लेटेस्ट एडेड है। इंडिया का 43rd 43rd आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। WHS का मतलब क्या होगा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसकी रैंकिंग ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है चारी देव मोइदमा, जो कि आसाम में है ना, जो कि कहाँ है? आसाम में। बाकी मैं इसका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसका मैं लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। मैं इसके सारे लिस्ट को शेयर कर दूंगा, जो रिसेंटली और जो एडेड होंगे उसको वहां से आप कर लीजिएगा, उसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो चारी देव मोइदमाज है, ये बेसिकली क्या है? ये ब्यूरियल ट्रेडिशन है ना। ब्यूरियल ट्रेडिशन है इसका, जो अहोम कम्युनिटी है ना, आसाम का जो अहोम कम्युनिटी थे, ताई अहोम कम्युनिटी, उनके द्वारा ये ब्यूरियल ट्रेडिशन, ये जो ब्यूरियल प्रैक्टिस है उसको करा जाता था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट इज 23rd लॉ कमीशन, है ना। अगला क्या है? 23rd लॉ कमीशन से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो ये जो 23rd लॉ कमीशन है, इसको इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? हमारे प्रेसिडेंट, जो कि देन प्रेसिडेंट अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट करा है, ठीक है। एंड इट इज द 23rd लॉ कमीशन, है ना। इसका ये जो लॉ कमीशन है, ये कब से कब तक रहेगा? तो ये आपका 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक के लिए, है ना, ये एक्टिव रहेगा। 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक के लिए, ठीक है, ये चीज। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं लॉ कमीशन के बारे में, है ना। लॉ कमीशन बेसिकली है क्या? तो लॉ कमीशन है वो एक क्या है? एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है ना। क्या है? एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जिसको इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई
नोटिफिकेशन है ना ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, है ना। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसको इसको बनाया गया है ना, वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, ठीक है। तो ये ऐसे भी लॉ कमीशन है, तो इट इज ऐसे भी हम लोग आप गेस कर सकते हो कि ये किससे रिलेटेड है, कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ये आपका है वो रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहला लॉ कमीशन था, है ना, पहला लॉ कमीशन था, स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था, है ना। जिसके चेयरमैन कौन थे, है ना, जिसके चेयरमैन थे एमसी सीतलवाड़, है ना, जिसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे एमसी सीतलवाड़। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, वो थे एमसी सीतलवाड़, ठीक है। और बनाया कब गया था, 1955 में। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी जो 23rd लॉ कमीशन बना है ना, जो अभी जो 23rd लॉ कमीशन जो बना है, उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इसके करेंट चेयरमैन है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू लाइव स्टॉक सेंसस, है ना। लाइव स्टॉक सेंसस से था, है ना। सेंसस मतलब क्या होता है, सेंसस मतलब क्या होता है, गणना, है ना। जैसे हम जो गणना करते हैं ना, तो ये किसका सेंसस है, ये बेसिकली लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक मतलब क्या, जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जानवर होते हैं, उनके जो गणना की जाती है, उसी को हम लोग लाइव स्टॉक सेंसस कहते हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली हुआ है ना, वो 21st है, वो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है ना। और इसको कंडक्ट किसने किया है, इसको जो कंडक्ट किया है वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है 21st लाइव स्टॉक सेंसस को। थोड़ा सा लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में जान लीजिए। तो बेसिकली जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो कब होता है, वो हर 5 वर्ष पे होता है ना, हर 5 वर्ष पे होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल सेंसस होता है, हम लोगों का जो सेंसस होता है ना, हम लोगों का जो सेंसस होता है वो कितने वर्षों पे होता है, वो 10 वर्ष पे होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो कितने सालों पे हो रहा है, वो 5 सालों पे हो रहा है। लेकिन जो हमारा सेंसस होता है वो कब होता है, हर 10 साल पे होता है। बट इस बार का सेंसस बहुत ज्यादा डिले है ना। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, है ना, हम लोगों का। उसके बाद अभी सेंसस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें पॉइंट है कि इट कैरीज आउट द हेड काउंट ऑफ नंबर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जब सेंसस करी जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, जो भी पालतू जानवर है ना, पोल्ट्री हो गई, पोल्ट्री, और जो स्ट्रे डॉग मतलब क्या, जो सड़क किनारे जो कुत्ते वगैरह ये होते हैं, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, है ना, उन सबको क्या किया जाता है, उन सबको काउंट किया जाता है। तो इट इज रिलेटेड टू लाइव स्टॉक सेंसस। इसमें ध्यान रखने वाली बात है मिनिस्ट्री और कितने सालों में करा जाता है, ये बस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 इंपॉर्टेंट है। और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको जो लॉन्च किया वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इसको लॉन्च करा है ना, जो कि कौन, अमित शाह है, इनके द्वारा ये लॉन्च करी गई है। और बेसिकली ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है, ये 4 की एरियाज पे फोकस्ड है ना। ये क्या है, 4 की एरियाज पे फोकस है। कौन कौन सी, पहली एक जो है वो है आपका विमेन, एम्पावरिंग विमेन फार्मर्स। जो भी विमेन फार्मर है ना, जो भी विमेन फार्मर्स है, जो भी विमेन फार्मर्स है, उनको क्या करना है, उनको एम्पावर करना है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है ना, इनहेंसिंग लोकल मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। जो भी लोकल मिल्क प्रोडक्शन है उसको हमें क्या करना है, उसको बढ़ाना है ना, लोकल मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके अलावा जो आपका है ना, डेयरी जो है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या करना है, उसको बूस्ट करना है। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बूस्ट करना और मजबूत करना है। एंड जो डेयरी एक्सपोर्ट है उसको भी बूस्ट करना है, ठीक है ना। डेयरी एक्सपोर्ट है उसको भी क्या करना है, उसको भी बूस्ट करना है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग 4 की एरियाज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज दैट फर्स्ट वन इज एम्पावरिंग विमेन फार्मर्स, है ना, जो भी विमेन फार्मर है उनको एम्पावर करना है ना। उसके अलावा जो आपका लोकल मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। और आपका हो गया जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी और मजबूत करना है। और जो डेयरी का एक्सपोर्ट है उसको भी बूस्ट करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसका एम क्या है, ये जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है, इसका एम क्या है, टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट बाई 50% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, है ना। अगले 5 साल के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है ना, उसको हमें क्या करना, उसको हमें और बढ़ाना है ना। मिल्क को हम और प्रिक्योर कर सके, 50% मिल्क को हमें क्या करना है, प्रिक्योर कर लेना है, ठीक है। तो जो हमारी प्रिक्योरमेंट कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है ना। तो हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो क्या है बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन। सो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसको उसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे सवाल कई बार अगर ऐसा पूछ ले कभी एग्जाम में कि
ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना, कई बार पहले पूछता था, अभी का तो नहीं पता, इधर बहुत टाइम से नहीं देखा हूँ, बट पहले ये पूछता था कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे करके पूछा जाता था, है ना। तो व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है ना। और जो व्हाइट रेवोल्यूशन जब लॉन्च किया गया था तो उसका लक्ष्य क्या था, उसका लक्ष्य था जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का, इसका जो मेन गोल था ना, मेन गोल था, मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव क्या था कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और जो व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1917 में, है ना, 1970 में इसको लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था एनडीडीबी, है ना, नेशनल, है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको लॉन्च किया था, ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये किनके लीडरशिप में करा गया था, तो इनके जो मेन लीडर थे, है ना, इनके जो मेन लीडर थे उनका नाम था वर्गीज कुरियन, है ना, वर्गीज कुरियन। इसलिए वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, है ना। तो ये न्यूज में था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, है ना। अगला क्या है, अगला है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है लोथल में, है ना। लोथल क्या है, लोथल एक शहर है ना, गुजरात में। लोथल क्या है, लोथल एक शहर है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, है ना, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा आईवीसी के बारे में, है ना। आईवीसी क्या होता है दोस्तों, आईवीसी होता है इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, है ना। सो बेसिकली जो लोथल था वो एक क्या था, वो एक डॉकयार्ड सिटी था, एक सिटी था हड़प्पा का, है ना। हड़प्पा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था, हड़प्पन सभ्यता का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट सिटी था। वहीं पे उसी उसी सिटी में, जो कि अभी के करंट के जो गुजरात है वहां पे लोकेटेड है, वहीं पे क्या बनाया जा रहा है, वहीं पे एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है ना, क्या, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जा रहा है। और इसको इसको क्या है, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है ना, इसको क्या है, जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, एनएमसीएस क्या है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है क्या बेसिकली। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड एट लोथल, है ना, कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, लोथल, जो कि कहाँ है, गुजरात में, यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। और ये क्या होगा, एक साइट होगा ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लिंक टू आईबीसी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक्ड होगा, ठीक है ना। इससे किससे लिंक्ड होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये लिंक्ड होगा, ठीक है ना, आईबीसी से लिंक्ड होगा। अच्छा, इसको बनाने के पीछे जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है, इसको बना कौन रही है, तो इसको बना रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, है ना, एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, है ना। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री इसको डेवलप करिए, तो इंपॉर्टेंट है। मैं जानबूझ के मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो बोलते बोलते याद हो जाए, है ना, ताकि वो बोलते बोलते आपको सुनते सुनते वो चीज याद हो जाए आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू शोकेस द मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको क्या करना, उसको शोकेस करना, एंशियंट टाइम से लेकर के आज तक, है ना। एंशियंट टाइम मतलब जो हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री क्या थी, है ना, हेरिटेज क्या थी, उसको शो करना है। और वहां से लेकर के आज हमारा जो मैरीटाइम हिस्ट्री है वो क्या है, उसको क्या करना, उसको शोकेस करना, इसका मेन पर्पस है एनएमएचसी का, है ना, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एंड एंड इट इज सेड टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का सबसे, जब ये बन के तैयार होगा ना, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के तैयार होगा तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में जाना जाएगा, है ना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो है वो पार्ट है किसका, सागरमाला प्रोग्राम का पार्ट है ना, सागरमाला, जो कि क्या है जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सागरमाला क्या था, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, है ना, पोर्ट को डेवलप करना, प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, इसको इंक्रीज करना, ये इसका मेन पर्पस था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज आपको ये है कि कहाँ पे है, कहाँ पे बन रहा है, ये कम से कम मिनिमम आपको इतना याद रखना चाहिए कि जो एनएमएचसी है वो बन कहाँ पे रहा है, तो ये बन रहा है आपका लोथल में, जो कि गुजरात में है, और वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, एक इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट है वो है कोझिकोड, है ना। कोझिकोड के बारे में क्या है, तो ये है कि इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, है ना, कोझिकोड है। इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन है, इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में कौन जाना जाएगा, वो है आपका आपका है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड है केरला में।
कोझिकोड का पुराना नाम है कैलीकट। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो कैलीकट का तो हम लोग शुरू से ही नाम जानते हैं ना, जमोरिन के बारे में पढ़े ही होंगे, वास्को डिगामा तो हम लोग पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। तो ये बहुत ही पुराना और पॉपुलर नाम है। तो कोझिकोड का ही जो पुराना नाम है वो कैलीकट था, ठीक है। तो ब्रिटिश टाइम में इसको कैलीकट बोला जाता था, आज के डेट में इसको इसको कोझिकोड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है, कौन सा, कोझिकोड है, ठीक है। अच्छा, 23 जून को सिटी ऑफ लिटरेचर डे के रूप में मनाया जाएगा कोझिकोड में, ये भी ध्यान में रखिएगा, हर साल 23 जून को, है ना, 23 जून को क्या है, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड लिटरेचर डे मनाया जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में देख लीजिए, थोड़ा यूनेस्को के बारे में देख लीजिए। तो यूनेस्को के बारे में क्या है, सो बेसिकली यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ, यूनाइटेड नेशन, है ना, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, ठीक है। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो ये कब बनाया गया, तो ये 1945 में इसको बनाया गया यूनेस्को को, ठीक है। और इसका इसका काम क्या है, इसका जो मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रीब्यूट, है ना, टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग कॉपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसका मेन पर्पस है क्या, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, है ना, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, है ना। कैसे, तो आप भाई एजुकेशन के थ्रू कॉपरेट कीजिए, कल्चर को प्रमोट कीजिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए, इस तरीके से, है ना, ये क्या करेगा, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1945 में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए, है ना, अच्छा ठीक है, इतना तक में अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, वरना हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।